महाकालेश्वर मंदिर में 20 नवंबर से दर्शन हेतु प्रवेश का समय कोरोना काल के पहले जैसा किया गया। सुबह 6 से रात्रि 10:30 होंगे दर्शन। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संबंधी सारे प्रतिबंध समाप्त किए जाने की घोषणा के बाद मंदिर समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर आशीष सिंह के आदेशानुसार श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी दर्शन का समय पूर्वानुसार किया जा रहा है। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर में अभी तक प्रातः 6 से रात्रि 9 बजे तक ही दर्शन हेतु श्रद्धालुओं को प्रवेश था। अब भस्मारती प्रवेश के अलावा प्रातः 6 बजे से शयन आरती रात्रि 10:30 बजे तक श्रद्धालु श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन कर सकेंगे। जब से कोविड काल चालू हुआ था, जब से भगवान महाकाल को प्रसाद फूल चढ़ना बंद हो गया था, धीरे धीरे हर चीज़ हटती गई। कोरोना बाबा महाकाल की कृपा से उज्जैन में भी कम होता रहा। तो आज हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी ने भगवान महाकाल को प्रसाद फूल अंदर चढ़ने की अनुमति प्रदान की है। पहले नंदी हाल तक जाता था, अब प्रसाद गर्भगृह के यहाँ तक जाएगा। आपके धंधे पर किस प्रकार से असर पड़ा है? अब आज से चालू हुआ है भगवान को प्रसाद फूल चढ़ना, गर्भगृह में जाना, तो कल से हमारा व्यापार थोड़ा सा बढ़ेगा। आपका नाम? नीलोहित यादव। कि श्रद्धालुओं को भगवान महाकाल के यहाँ पे माननीय कलेक्टर साहब की तरफ से व्यवस्थाएं सुविधाएं दी हैं। दर्शन व्यवस्था, वो व्यवस्था अभी लॉकडाउन की व्यवस्थाओं को और कोरोना संक्रमण तथा को ध्यान में रख के शनि शनि मंदिर की व्यवस्थाएं चालू की थी। आज कलेक्टर साहब ने आम श्रद्धालुओं के लिए जो रात को 9 बजे मंदिर बंद हो जाया करता था, उस व्यवस्था को 10:30 बजे तक 1 घंटे की छूट और बढ़ा दी है कि इससे आने वाले श्रद्धालु दर्शनार्थी अपनी समस्त पूजन साहित्य जो साथ में श्रद्धालु लेके आते हैं, वो रात को 10:30 बजे तक भगवान को अर्पित की जाएगी। और आज से 10:30 बजे तक मंदिर के पट उनके लिए भगवान के दर्शन के लिए खुले रहेंगे और उसके बाद शयन आरती होगी। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं की दृष्टि से भूमि अधिग्रहित होगी। उज्जैन श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या, भीड़ प्रबंधन व आगंतुक श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए उद्देश्य से महाकाल मंदिर के समीप 70 मीटर के दायरे में भूमि अधिग्रहित की जाएगी। अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल 13,000 से अधिक वर्ग मीटर में की जाएगी। इस संबंध में प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिज्ञा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया है। महाकाल मंदिर के समीप महाकाल चौराहे के बीच 70 मीटर के दायरे में विस्तारीकरण किया जाएगा। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के प्रस्ताव पर महाकाल मंदिर के सामने महाकाल चौराहे की तरफ 70 मीटर क्षेत्र का अधिग्रहण हेतु कलेक्टर एवं जिला भूअर्जन अधिकारी आशीष सिंह द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिज्ञा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत धारा 11 प्रकाशन हेतु जारी कर दी गई है। उक्त प्रस्ताव के माध्यम से 70 मीटर दायरे में 13,145 वर्ग मीटर भूमि एवं इस पर स्थित 152 मकानों का अधिग्रहण किया जाएगा। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना हमेशा चलती रही। पहले इको सिटी प्रोजेक्ट आए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आए, इसके बाद फिर अभी महाकाल मंदिर की भी अपनी योजनाएं हैं। एक बार जो पूरी व्यवस्थित तरीके से योजना बना के, हमारा हमेशा कहना है, योजना से कहीं भी बनाएं आप। ये तो मंदिर का मामला, कोई भी आदमी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, कोई ना नहीं, लेकिन कोई भी नियम या कोई भी योजना लागू करें तो उससे प्रभावित होने वाले पक्षों को विश्वास में लेना या उसके विस्थापन की व्यवस्था करना कहीं ना कहीं एक प्रमुख अंग होता है। आपने योजना जब लागू की, जब भी आपने कहा था कि पूरा विस्थापन किया जाएगा। हमारा ये कहना है कि अभी 11 मकान का जो आगे अधिग्रहण आप कर रहे हैं, 11 मकान में 29 दुकानदार आ रहे हैं, है ना। अभी 3 दिन पहले तहसीलदार महोदय ने आके बोला 3 दिन में दुकानें आप खाली करो। ये कुछ तरीका नहीं होता है भाई। आपने आज तक हमको कोई नोटिस दिया, हमें कोई सूचना दी, आपने मकान का अधिग्रहण किया, मुआवजा मकान मालिक को मिला। हम 50-50 साल से यहाँ किराएदार लोग हैं, हमारी आजीविका जुड़ी है। आज 30 दुकान पे लगभग 150 लोग काम करते हैं, 150 परिवारों की आजीविका का प्रश्न है।
पहले भी सहानुभूतिपूर्वक यहाँ विचार होता है। पहले आपको ध्यान हो यहाँ पुस्तक उद्यान था, हार फूल वाले जो सड़कों पे बैठते थे उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए पुस्तक उद्यान हटा के गुमटियाँ बना के दी गई। बाद में जब आवश्यकता पड़ी और जगह की तो गुमटियों के बदले उनको पक्की दुकान बना के दी गई। फिर आपको उस जगह की और आवश्यकता पड़ी, पुलिस चौकी पर्यटन के ऑफिस बनाए, तब आपने वो दुकानें भी तोड़ कर उनको तीसरी जगह दुकान बना के दी। अभी भी जब वो जगह की आपको ज़रूरत पड़ी तो आप वो दुकानें तोड़ रहे हैं, उनको पुनः आपने उनको आश्वस्त किया बाय कोर्ट, उनके बारे में निर्णय हुआ है कि उनको आप कहीं ना कहीं जगह देंगे, विस्थापन करेंगे। एक सड़क पे बैठने वाले हारपुल वालों को आप 4-4 बार दुकानें बना के दे रहे हैं, तो हम लोग तो दुकानदार हैं। आपने पीछे अंजना भारती जी के आश्रम का अधिग्रहण किया, महाकाल मुस्लिम समाज के करीब 150 मकानों का अधिग्रहण किया, जिला चिकित्सालय का अधिग्रहण किया, महानिर्वाणी अखाड़े की भूमि का अधिग्रहण किया, वीरभद्र अखाड़े का आपने अधिग्रहण किया। अब आप सामने का अधिग्रहण करने जा रहे हैं। जब आप चारों तरफ का अधिग्रहण कर रहे हैं तो पक्षपातपूर्ण तरीके से बीच में एक संस्था का जो भवन बना है भक्त निवास या भारत माता मंदिर के नाम से, उसको क्यों छोड़ा जा रहा है? ये पक्षपातपूर्ण नीति भी कहीं ना कहीं हमें आक्रोशित करती है। जब आप सब तरफ की जगह ले रहे हैं तो उससे क्यों छोड़ रहे हैं? अच्छा, वहाँ ऑलरेडी वो सब व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं, वहाँ कोई धार्मिक गतिविधि या कोई दया की गतिविधि या परोपकार का काम नहीं, वो सब वहाँ व्यावसायिक गतिविधि से उसको भी छोड़ा जा रहा है। वो भी कहीं ना कहीं हमारे आक्रोश का कारण है। फिर मुसलमान की बस्ती जब आपने हटाई तो आपने ये कह के हटाया कि अतिक्रमण है, बावजूद आपने उनको सबको 3-3 लाख रुपये मुआवजा दिया। हारफूल वालों के साथ, मंदिर वालों के साथ, आरएसएस के भक्त निवास, इनके प्रति जब आप सहानुभूति दिखा रहे हैं तो 11 मकान के जो 29 दुकानदार प्रभावित में एक संस्था का जो भवन बना है भक्त निवास या भारत माता मंदिर के नाम से, उसको क्यों छोड़ा जा रहा है? ये पक्षपातपूर्ण नीति भी कहीं ना कहीं हमें आक्रोशित करती है। जब आप सब तरफ की जगह ले रहे हैं तो उससे क्यों छोड़ रहे हैं? अच्छा, वहाँ ऑलरेडी वो सब व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं, वहाँ कोई धार्मिक गतिविधि या कोई दया की गतिविधि या परोपकार का काम नहीं, वो सब वहाँ व्यावसायिक गतिविधि से उसको भी छोड़ा जा रहा है। वो भी कहीं ना कहीं हमारे आक्रोश का कारण है। फिर मुसलमान की बस्ती जब आपने हटाई तो आपने ये कह के हटाया कि अतिक्रमण है, बावजूद आपने उनको सबको 3-3 लाख रुपये मुआवजा दिया। हारफूल वालों के साथ, मंदिर वालों के साथ, आरएसएस के भक्त निवास, इनके प्रति जब आप सहानुभूति दिखा रहे हैं तो 11 मकान के जो 29 दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं उनके प्रति सहानुभूति क्यों नहीं दिखाई जा रही? उन्हें आपने आज तक कोई चर्चा नहीं की, विस्थापन किया। हमारे भाई हम प्रीमियम देने को तैयार हैं। हमें कहीं भी इतना बड़ा जगह बन रही, मार्केट बनेगा, कहीं भी हमें दुकान देने, अन्यत्र जगह हमें विस्थापित कर दें। हम कोई महाकाल मंदिर के विकास में बाधा नहीं बनना चाहते, पर हम जब कर रहे हैं तो अन्य लोग भी नैतिकता दिखाएं और अपने दायित्वों का पालन करें। आप 70 मीटर के दायरे में कि नहीं, 11 मकान में भी मेरी दुकान है और 70 मीटर के दायरे में भी जितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। पहली बात, मैं तो इसको अनावश्यक ही समझता हूँ 70 मीटर के दायरे को, क्योंकि आप जब मंदिर की 3 भुजा, महाराजवाड़ा, भक्त निवास और पीछे त्रिवेणी सेंटर और सारा आपके पास खाली पड़ा, वहाँ आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। आवासीय बस्ती को उजाड़ के और इस तरीके से विकास मैं तो नहीं मानता किसी तरह उचित है, पर ठीक है, सरकार है, शासन है, योजनाएं बनाई है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि विस्थापन की कार्रवाई और विश्वास, प्रभावित पक्ष को विश्वास में लिए बिना किसी भी प्रकार की कार्रवाई अनुचित होगी। मंदिर का काम है, किसी का निजी काम नहीं। आप धार्मिक काम करने जा रहे हैं तो लोगों को परेशान कर कर प्रताड़ित करके किस आधार पर करने जा रहे हैं, ये समझ से परे है। और इस संबंध में निश्चित, चूँकि हमारी भीड़ा है, हमारा रोजी रोटी रोजगार प्रभावित हो रहा है, तो अंतिम क्षण तक हम लड़ाई लड़ेंगे। मंदिर का विकास है, बाधा भी नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन हमें विश्वास में लिया जाए, हमारी बात सुनी जाए, हमारा रास्ता निकाला जाए और इस आधार पर आगे काम किया जाए। ठीक। आपका नाम है? अनिल गंगवाल। मैं यहाँ पे, मेरी मिठाई की शॉप है, पेड़ा प्रसादी की दुकान है और डमरू वाला रेस्टोरेंट भी। शासन द्वारा महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत महाकाल मंदिर के सामने के जो 11 मकान हैं उनका अधिग्रहण कर लिया गया है। कुछ लोगों को मुआवजा खाते में आ गया है, कुछ के आना बाकी है। हमारा शासन से यही है कि ये मकान मालिक जो है उनको तो मुआवजा मिल जाएगा, पर पिछले 50-60 साल से जो दुकानदार व्यवसाय कर रहे हैं, जिनकी 3-4 पीढ़ियाँ इस दुकान के ऊपर निकल गई है और आगे का भविष्य इस दुकान पर टिका, उसके प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है। सम्मान्य जिलाधीश महोदय से जब इस विषय पर चर्चा की जाती है तो वो कहते हैं कि हमने आपके बारे में सोच रखा है, पर हमें किसी प्रकार का कोई लिखित आश्वासन नहीं मिल रहा है। अगर ये तोड़ा फोड़ी होती है तो इससे हम पूर्ण रूप से बेरोजगार हो जाएंगे और खाने तक की लाले हो जाएंगे कि कहाँ से हम उसके लिए पैसा लाएंगे। तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि हम विकास में पूर्ण रूप से प्रशासन के साथ है, पर हमें दुकान के बदले दुकान का जो प्रावधान है उसके तहत हमको दुकान दी जाए और मंदिर के आसपास ही दी जाए। ये हमारा प्रशासन निवेदन और हमको लिखित में दिया जाए कि आपको दुकान दी जाएगी। ये 70 मीटर के अंदर जो मकान है उनको भी कुछ नोटिस होगा? साथ ही सुनने में आया है कि
जो 70 मीटर योजना है प्रशासन की, उसके अंतर्गत धारा 11 का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, जिसके तहत 2 महीने में इनको आपत्तियों ली जाएगी और उस आपत्ति का नियंत्रण किया जाएगा। तत्पश्चात धारा 21 के तहत 70 मीटर तक अधिग्रहण किया जाएगा। कितने मकान इसमें आ गए थे? 152 लोग प्रभावित होंगे 70 मीटर के अंदर और तकरीबन 5000 लोग व्यवसाय के अंदर प्रभावित होंगे। आपका नाम और पत्र क्या है? प्रभात शर्मा। शिप्रा क्रिकेट एकेडमी पहुंची सेमीफाइनल में। उज्जैन संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित स्वर्गीय हेमंत काबरा स्मृति में 2 दिवसीय जिला स्तरीय अंडर 15 इंटर क्लब प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। शिप्रा क्रिकेट एकेडमी और मिक्स 11 के मध्य खेला गया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 127 रन पर ऑल आउट नकुल 40। शिप्रा की ओर से ईशान अग्रवाल 4 विकेट, शाइनी वाधवानी 2 विकेट, हृदय सुगंधी 2 विकेट, शिप्रा वेदांत भीमवत में 41, ईशान अग्रवाल 31, कृष्णा जाधव 19, युवराज खटवानी 19 रन। दूसरी पारी में मिक्स 11 में 115 रन पर ऑल आउट। ईशान अग्रवाल ने 4 विकेट, हृदय सुगंधी, शाइनी वाधवानी ने 2 विकेट लिया। शिप्रा की ओर से इंसान अग्रवाल 60 रन, वेदांत भीमा वार्ता 40, नाबाद 4 विकेट खोकर 6 विकेट जीत हासिल की। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर उज्जैन संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन सचिव सुरेंद्र काबरा के पूर्व खिलाड़ी कपिल प्रताप सिंह सिसोदिया, आदित्य सुगंधी, एम्पायर तुषार चौहान, अरविंद कुमार, धर्मपाल सिंह परिहार, नितिन श्रीवास्तव आदि लोग। ये अंतर संभागीय हेमंत काबरा जी की स्मृति में इंटर क्लब टूर्नामेंट उज्जैन डिवीज़न द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम मैच शिप्रा क्रिकेट एकेडमी और मिक्स 11 के बीच में खेला गया। सर, क्या संभावना लग रही है आपको उज्जैन में आने वाले समय में? बहुत आज जैसा क्रिकेट यहाँ देखने को मैंने देखा, उससे मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में उज्जैन संभाग अपना नाम रोशन करेगा और वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खिलाड़ियों को देगा। इंडिया, ये संभावना है कि आने वाले समय में बहुत अच्छे खिलाड़ी यहाँ से इंडिया टीम में खेलेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम कपिल प्रताप सिंह सिसोदिया है और मैं पूर्व में क्रिकेटर अंडर 16 डिवीज़न उज्जैन जो विजेता थी, इसका सदस्य रह चुका हूँ। धन्यवाद। ये संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंटर क्लब टूर्नामेंट है, जिसमें स्वर्गीय हेमंत काबरा जी की स्मृति में ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है, जिसमें उज्जैन जिले की 10 टीमें सम्मिलित हो रही है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से उज्जैन के जिले की टीम बनेगी, जो आने वाले समय में संभागीय स्तरीय का टूर्नामेंट खेलेगी। यहाँ से कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। ऐसी प्रतिभाएं जो उज्जैन संभाग का नाम लाभान्वित करेगी और मध्य प्रदेश की टीमों में खेल रही है। कई जो है इसमें से कई टैलेंट ऐसे हैं जो नेशनल लेवल पर अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? नितिन श्रीवास्तव, शिप्रा क्रिकेट एकेडमी कोच, वर्तमान मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ऑब्जर्वर कमेटी का मेंबर। शासकीय जीवाजी वैधशाला के वैज्ञानिक ने कहा, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र से हुई बारिश, दिन का तापमान 9 डिग्री घटा। उज्जैन की शासकीय जीवाजी वैधशाला के वैज्ञानिक दीपक गुप्ता ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण लगातार मौसम बदल रहा है। हवा में नमी के कारण यहां एक दिन पहले बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही दिन के तापमान में भी गिरावट आई है। दिन का तापमान 30 डिग्री से गिरकर 21 डिग्री हो गया है। वहीं रात का तापमान 17 डिग्री है। यदि मौसम खुलता है तो रात का तापमान और कम होगा। अभी पिछले 1-2 दिनों से बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण हमारे यहाँ भी जो हवाएं आ रही है दक्षिण पूर्व दिशा से, वो काफ़ी नमी वाली हवाएं आ रही, जिसके कारण कल हल्की वर्षा भी हमारे शहर में हुई है। 7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की गई है। इसके साथ ही यदि हम तापमान की बात करें तो दिन का जो अधिकतम तापमान है उसमें भी कल गिरावट आई, जो लगभग 30 डिग्री के आसपास चल रहा था, वो घटकर 21 डिग्री पर आ गया है। और रात्रि में चूँकि अभी हवाओं में नमी काफ़ी ज़्यादा है, इस कारण रात्रि का तापमान बढ़ा हुआ है, 17 डिग्री के आसपास है। क्योंकि जब मौसम साफ़ होगा, बादल हटेंगे, तो न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आएगी और
ठंड उसके बाद काफ़ी बढ़ने की संभावना है। क्या नाम लिखता है आपका? दीपक गुप्ता, मौसम प्रेक्षक, शासकीय जीवाजी वेधशाला उज्जैन। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।